हैं, जैसे कि लिस्ट ऑफ लिस्ट, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, लिस्ट ऑफ सीरीज, डिक्शनरी ऑफ सीरीज एंड अ लॉट मोर। और हम किसी से भी एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। अब डेटा फ्रेम आपका बन चुका है एंड नाउ यू आर थिंकिंग ऑफ एडिंग अनदर कॉलम। तो मेरा डेटा फ्रेम क्रिएटेड है, मैं उसमें एक और कॉलम ऐड करना चाहती हूँ। सो एडिंग अ न्यू कॉलम टू अ डेटा फ्रेम। सो दिस इज़ अ वेरी इजी थिंग। इसके लिए आपको किसी एक्स्ट्रा फंक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर इसके लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ती है पहले, और वो ये चीज़ है कि जब हम डेटा फ्रेम बनाते हैं तो उसके कॉलम्स को आप एक्सेस कर सकते हो बाय राइटिंग नेम ऑफ द डेटा फ्रेम डॉट कॉलम का नाम। सो ईदर आई कैन रेफर टू इट लाइक दिस, अनदर ऑप्शन इज आप लिख सकते हो df और स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम का नाम। तो ये लॉजिक यहाँ पर यूज होता है, ठीक है, जैसे कि मैं आपको करके दिखाती हूँ। नाउ दिस इज माय पाइचार्म। सो ये मेरे पास मेरा पाइचार्म है। हमने जो पिछला प्रोग्राम रन किया था वो था वन शॉट। सो हमारी फाइल का नाम वन शॉट था। वेयर इज इट? इट इज है। सो ये हमने बनाया था प्रोडक्ट्स वाला डेटा फ्रेम। इसको मैंने रन किया। सो व्हेन आई रन दिस आई एम गेटिंग दिस। सो प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कॉस्ट आ रहा है। अब देखो, मैं अगर सिर्फ प्रोडक्ट का नाम दिखाना चाहती हूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ? मैं लिख सकती हूँ df डॉट पी नेम। तो इससे क्या होगा, सिर्फ आपके डेटा फ्रेम में से प्रोडक्ट नेम ही प्रिंट होगा, बाकी की चीज़ें नहीं आएंगी। तो आप एक कॉलम को रेफर कर सकते हो बाय यूजिंग डॉट। समझ आया? ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि हम एक कॉलम को ऐसे रेफर कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है रेफर करने का कि आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं, जिसे हम इंडेक्सिंग भी कहते हैं, और फिर यहाँ पर आप ऐसे दे दें। सो अगर आप ऐसे देंगे तो ये क्या करेगा? ये शो करेगा अगेन द सेम थिंग, पी नेम वाला कॉलम। ठीक है, पी नेम वाला कॉलम आ रहा है। अगर आपको एक से ज़्यादा कॉलम शो करने हैं, सारे नहीं दिखाने लेकिन एक से ज़्यादा शो करने हैं, तो पहली वाली टेक्निक नहीं चलेगी, लेकिन ये वाली टेक्निक में आप एक फर्दर लिस्ट दे सकते हो। तो लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट दोबारा लगानी पड़ती है और फिर हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉस्ट और फिर से स्क्वायर ब्रैकेट आएगी। तो ये एक स्क्वायर ब्रैकेट तो है इंडेक्सिंग के लिए, और दूसरी स्क्वायर ब्रैकेट एक लिस्ट के अंदर बता रही है कि हमें किस किस कॉलम को देखना है। दैट्स वाई वी हैव टू स्क्वायर ब्रैकेट्स। अगर हम नहीं लगाएंगे तो एरर आ जाएगा। सो ये आपका प्रोडक्ट नेम और कॉस्ट को दिखा रहा है। तो अगर आप बाय चांस यहाँ पे सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट के साथ इसको करने की कोशिश करोगे तो ये नहीं करेगा। सो दिस इज की एरर, क्योंकि ये इकट्ठा कोई की नहीं है। सो की आपके पास एक से ज्यादा है, सो दे हैव टू बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। सो दिस इज हाउ वी कैन फेच। अब ये चलो फेचिंग तो हो गई, अब आती है बात कि इसी तरीके से नया कॉलम ऐड कैसे हो सकता है। तो मैं वापस आपको आपका डेटा फ्रेम दिखाती हूँ। सो दिस इज माय डेटा फ्रेम। आई हैव प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट आईडी, कॉस्ट। अब मैं इसमें क्वांटिटी नाम का कॉलम ऐड करना चाहती हूँ। सो आई हैव एन ऑप्शन। मैं यहाँ पे लिखूंगी df स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी। सो दिस कॉलम इज नॉट देयर ऑलरेडी, राइट? कितनी रोज है मेरे पास? 3। तो मुझे यहाँ पर 3 वैल्यूज देनी पड़ेंगी। सो मैंने यहाँ पे 3 वैल्यूज दी और मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। सो जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो आप देख रहे हो कि इधर एक नया कॉलम क्रिएट हो गया। सो द न्यू कॉलम इज क्वांटिटी। तो जो पहली वैल्यू मैंने यहाँ लिस्ट में दी थी वो 7 में आ गई, जो दूसरी दी थी वो 12 इधर आ गया और 9 इधर आ गया। सो दैट्स हाउ यू कैन ऐड अ कॉलम। सो इट्स दैट सिंपल। इस तरीके से हम एक नया कॉलम ऐड कर सकते हैं। यू हैव टू मेक श्योर कि जितनी रोज हैं उतनी ही वैल्यूज यहाँ पे होनी चाहिए। अगर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वैल्यू होगी तो आपके पास एरर आएगा कि वैल्यूज ज़्यादा है, लेंथ ऑफ वैल्यूज 4 डज नॉट मैच। ठीक है, अगर आप एक कम दोगे, 2 देते हो, तो भी एरर आएगा क्योंकि एक कम है। सो लेंथ ऑफ वैल्यूज 2 डज नॉट मैच द लेंथ ऑफ इंडेक्स 3। सो इट हैज़ टू बी एग्जैक्टली द सेम। जितनी हमारे पास रोज हैं उतनी ही वैल्यूज यहाँ पर होनी चाहिए। समझ आया? ये बहुत छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि केस स्टडी वाले क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकते, वही कॉलम यूज हो सकते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। नया बनाना है तो ऐसे लिखना पड़ता है। आप नए कॉलम को कैलकुलेशन करके भी बना सकते हो, जैसे कि मुझे एक और कॉलम चाहिए अमाउंट, एंड दैट अमाउंट शुड बी कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। अब यहाँ मेरे पास चॉइस है, मैं df डॉट कॉस्ट इंटू df डॉट क्वांटिटी भी लिख सकती हूँ,
या फिर मैं df स्क्वायर ब्रैकेट में कॉस्ट इंटू df स्क्वायर ब्रैकेट में क्वांटिटी भी लिख सकती हूँ, क्योंकि अब वो दोनों कॉलम्स एग्जिस्टिंग हैं. सो इट विल वर्क बोथ वेज. ठीक है. सो अब आप देख रहे हो अमाउंट कॉलम बन गया. सो 250 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज दिस, 50 मल्टीप्लाइड बाय 12 is this, 5 into 9 is 45. So we have got one more column created. So columns can be created with some calculations as well. इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे. ठीक है, तभी भी आंसर आपका सेम आता. सिमिलरली इसको भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं. सो इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट. सो ये तो हो गया एडिंग अ न्यू कॉलम. बट एक चीज को करने के एक से ज्यादा तरीके होते हैं और आपको वो सारे तरीके पता होने जरूरी हैं, क्योंकि केस स्टडी क्वेश्चन में आ जाता है 4 कमांड्स दिए हैं कि बताओ इसमें से कौन कौन सी कमांड सही है. तो एक से ज्यादा भी सही हो सकती हैं, तो इसलिए आपको वो एक से ज्यादा मेथड्स पता होने चाहिए कि किस किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं. सो एडिंग अ न्यू कॉलम टू अ डेटा फ्रेम, इफ वी राइट लाइक दिस इज रॉन्ग. हम ऐसे नहीं कर सकते. इफ वी राइट लाइक दिस इज correct. Number of values in this list, number of values in this list must be same as of the number of rows. So जितनी भी आपके पास rows हैं ये उसके सेम होना जरूरी है, नहीं तो एरर आ जाएगा. अब एक ऑप्शन तो ये थी. दूसरी ऑप्शन एक रो या कॉलम ऐड करने के लिए होती है विद द हेल्प ऑफ लॉक and at. So we have two special functions, lock and at, जिसकी हेल्प से आप डेटा फेच भी कर सकते हो और आप न्यू रो और कॉलम ऐड भी कर सकते हो. सो दोनों केसेस में सबसे पहले दिया जाता है रो लेबल कॉमा कॉलम लेबल. सेम केस होता है एट में भी. तो अगर तो आपको एक रो ऐड करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं? यू जस्ट हैव टू ऐड द रो लेबल. सो लाइक आई हैव टू राइट df डॉट एट. जो नई रो आप बना रहे हो उसका लेबल दोगे और फिर यहाँ लिस्ट ऑफ वैल्यूज दे दोगे. सिमिलर वे आप लॉक भी यूज कर सकते हो, कोई चेंज नहीं है. बोथ आर यूज द सेम वे. दोनों बिल्कुल सेम तरीके से यूज होते हैं. सो अगर मैं आपको ये करके दिखाऊं, अब बिफोर दिस मैं ऐड करूंगी. सो आई वांट टू ऐड लेट्स से हेयर. मैंने लिखा df डॉट एट. अब मेरे पास 0 1 2 पे तो ऑलरेडी रो है. अगर आप उसमें से कोई इंडेक्स दे दोगे 0 1 2 तो क्या होगा? एग्जिस्टिंग रो ओवरराइट हो जाएगी, उसकी जगह पर नया डेटा आ जाएगा. सो आई डोंट वांट दैट. मेरे को अपना नया रो बनाना है, तो मैंने बोला 3 पे आए एंड व्हाट शुड आई हैव ओवर हियर? आई शुड हैव पेंसिल. द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज से 20. द क्वांटिटी इज 5. अब मुझे क्वांटिटी भी देना पड़ेगा क्योंकि मैं क्वांटिटी कॉलम भी बना चुकी हूँ. तो एग्जैक्टली 4 कॉलम्स हैं तो आपको 4 वैल्यूज देनी पड़ेंगी. नाउ इफ यू रन दिस, सो यू विल सी कि ऊपर हमारे पास 12 तक है ना. लेकिन जब आपने रो ऐड कर दी तो आपके पास ये भी आ गया, 3 पे भी आ गया. ठीक है. सो दैट इज हाउ वी ऐड द वैल्यूज. तो इसमें उसने एक वैल्यू को अपने आप से ही फ्लोट ले लिया, सो इसलिए पूरा रिजल्ट फ्लोट हो गया. पर इसके ऊपर बेस्ड आप पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा. सो यहाँ पे आपने df डॉट लॉक 3 करके देखा तो भी आपके पास सेम रिजल्ट आएगा. फर्क इतना है कि लॉक में फ्लोट नहीं हुआ, लॉक में एज रिजल्ट इंटीजर ही आ रहा है. लेकिन जब हमने ऐड यूज किया था तो आपने देखा था कि ये सारी वैल्यूज पॉइंट्स में हो गई थी. बट दैट शुड नॉट बी अ मेन कंसर्न. वो आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा. बट ठीक है, जनरल नॉलेज के लिए यू शुड नो इट. बट मेन चीज जो आपको यहाँ से ऑब्जर्व करनी है वो ये है कि चाहे मैं df डॉट लॉक 3 लिखूँ, चाहे मैं df डॉट एड 3 लिखूँ, I am able to add a new row. तो आप इस तरीके से एक नई रो ऐड कर सकते हो. आपको यहाँ पे नया रो लेबल देना है, चाहे एट हो या लॉक हो, एंड देन यू हैव टू गिव ऑल द वैल्यूज फॉर द कॉलम्स. तो आपकी एक नई रो ऐड हो जाती है. सो रो ऐड करने के 2 ही पॉसिबल तरीके हैं, वो है ये दोनों. कॉलम ऐड करने के 3 पॉसिबल तरीके हो जाते हैं. क्यों? एक तो हमने पिछली स्लाइड पे देखा था. ठीक है. अब अगर आप ऐड की हेल्प से कॉलम ऐड करना चाहते हो तो आपको पहले लिखना पड़ेगा कोलन और उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा कॉलम लेबल. सिमिलर वे लॉक से. तो हम क्या कह रहे हैं कि रोज तो सारी चाहिए,
सारी की सारी रोज चाहिए लेकिन इस कॉलम के अंदर। सो इफ यू वांट टू ऐड अ कॉलम विद द हेल्प ऑफ एट या लॉक, तो आपका जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो कोलन होना चाहिए। जैसे कि ये देख रहे हो df डॉट क्वांटिटी। अब अगर इसको मुझे लॉक से करना है, अगर मैं ऐसे करूंगी तो वो उसको रो बना देगा, तो यहाँ बहुत एरर शेरर आ जाएंगे अब, ठीक है, कुछ मैच नहीं करेगा। बट इट विल बी मेकिंग इट अ रो। ये देखा आपने, उसने उसको रो में ऐड कर दिया, तो रो थोड़ी ऐड करनी है, वी हैव टू मेक अ कॉलम। तो आप लिखोगे कोलन कॉमा क्वांटिटी। सो नाउ देयर इज नो एरर, इट इज वर्किंग द सेम वे एज एक्सपेक्टेड। तो अगर आप कॉलम ऐड करना चाहते हो तो कोलन कॉमा कॉलम का नाम आएगा। ये याद रखना है, क्योंकि हो सकता है कि आपको 3 ऑप्शंस दे दी जाए, कि पूछा जाएगा बताओ इसमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, और डी ऑप्शन हो ऑल ऑफ दीज। तो अगर आपको ये याद है तभी आप ऑल ऑफ दीज चूज कर पाओगे ना, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। सो यू हैव टू रिमेंबर कि किस तरीके से आपके रोज या कॉलम्स ऐड हो सकते हैं। सो अगेन इफ आई ब्रीफ यू, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऐड अ न्यू कॉलम इन 3 डिफरेंट वेज। और वो 3 तरीके कौन से हैं, ऐसे कोलन के साथ, या फिर डायरेक्ट डीएफ के साथ कॉलम का नाम दे दो, वो सबसे इजी तरीका होता है। और रो ऐड करने के ये 2 तरीके होते हैं, at and lock, and just give the row label and put the values should be the same number of values जितनी चाहिए, कम होगा तो भी एरर आएगा, ज़्यादा होगा तो भी एरर आएगा। गॉट इट? सो मुझे फटाफट कमेंट्स में लिख के बताओ कि समझ आया कि कैसे एक रो और कॉलम ऐड होते हैं। इन केस कोई डाउट है तो आप नीचे पूछ सकते हैं, एंड वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना साथ के साथ, ठीक है। सो अब इंसर्शन तो हो गई, नेक्स्ट काम है डिलीशन। आई वॉन्ट टू डिलीट द रोज एंड कॉलम्स। अब अगर आपको रोज कॉलम को डिलीट करना है तो क्या करेंगे, डिलीटिंग अ रो फ्रॉम अ डेटा फ्रेम। सो एक ही तरीका है रो को डिलीट करने का। कॉलम को डिलीट करने के 3 तरीके हैं, बट रो को डिलीट करने का सिर्फ एक ही मेथड है। सो डिलीटिंग अ रो फ्रॉम अ डेटा फ्रेम इज डन विद द हेल्प ऑफ अ फंक्शन कॉल्ड ड्रॉप। सो देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड ड्रॉप, जिसकी हेल्प से हम डेटा फ्रेम में से एक रो को डिलीट कर सकते हैं। तो आपको क्या लिखना होता है, इसको लिखने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है डेटा फ्रेम इज इक्वल टू डेटा फ्रेम डॉट ड्रॉप एंड देन गिव द रो लेबल। सो जिस भी आपको रो को डिलीट करना है उसका लेबल आप दे सकते हो। एक से ज़्यादा है तो आप लिस्ट की फॉर्म में मल्टीपल रो लेबल्स भी दे सकते हो। कॉमा एक्सेस इज इक्वल टू 0, ये लिखना ऑप्शनल है, ये हम नहीं लिखते जनरली, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक्सेस 0 ही होता है। तो एक्सेस 0 का मतलब होता है रो, एक्सेस 1 का मतलब होता है कॉलम। सो बाय डिफॉल्ट एक्सेस इज 0, सो वी डोंट राइट इट। इसके साथ एक तीसरी चीज़ भी लिखी जा सकती है, ठीक है। वो तीसरी चीज़ हम तब लिखते हैं जब हम असाइन नहीं कर रहे, आप चाहते हो कि करंट डेटा फ्रेम में ही चेंजेस हो जाए। नॉर्मली क्या होता है, वो मॉडिफाइड डेटा फ्रेम को रिटर्न करता है, जो हम वापस उसी में या किसी और डेटा फ्रेम में ले सकते हैं। बट इफ़ यू वांट दैट इट शुड मेक द चेंजेस परमानेंट इन द करंट डेटा फ्रेम इट सेल्फ, तो हमें लिखना होता है इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। सो इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू का मतलब है कि इसी डेटा फ्रेम के अंदर चेंजेस कर दो, हमें वापस नहीं भेजने हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये डेटा फ्रेम मेरा है अभी फाइनली ये, ठीक है। अब इसमें से मैं पेन डिलीट करना चाहती हूँ, तो मैंने लिखा df डॉट ड्रॉप 1, और उसके बाद मैंने फिर से df को प्रिंट किया। अब मैं इसको अगर रन करती हूँ तो आप देखोगे कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, सेम तो प्रिंट हो गया, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, ठीक है। इसको शो करने के 2 तरीके हैं, या तो मैं लिख दूँ इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, कि मुझे इसी डेटा फ्रेम को मॉडिफाई करना है। सो अब आप देख सकते हैं कि पहले आपके पास 4 रोज थी, लेकिन अब आपके पास 3 रोज हैं। तो 1 इंडेक्स पे जो था पेन, वो यहाँ से रिमूव हो चुका है, इट इज डिलीटेड। सो वन ऑप्शन इज दिस। तो आपको समझ आ गया होगा इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू से क्या होता है, करंट डेटा फ्रेम ही आपका परमानेंटली मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते थे तो आपके पास दूसरी ऑप्शन क्या है, आप ऐसे लिख सकते हो। और ये ज़रूरी नहीं है कि डीएफ में ही डालना है, अगर आप चाहते हो करंट डेटा फ्रेम में कोई चेंजेस ना हो, कहीं और स्टोर कराना है तो कहीं और स्टोर कराओगे। अब 2 डेटा फ्रेम्स हैं आपके पास, डीएफ में तो सेम 4 रोज ही रहेंगी, लेकिन df2 जो क्रिएट हुआ है उसमें आपके पास 3 रोज आएंगी आफ्टर द डिलीशन। सो दैट इज अप टू यू कि आपको क्या करना है।
what you want in your code. So what effect you want, accordingly you can choose this. ठीक है, सो ये तो हो गया आपका ड्रॉप. अच्छा, मल्टीपल रोज डिलीट करने के लिए आप यहाँ पर लिस्ट में दो कीज भी दे सकते हो. सो मैंने लिखा 1,2, तो उससे आपका रो 1 भी डिलीट हो जाएगी, रो 2 भी डिलीट हो जाएगी, हमारे पास बचेगा सिर्फ 0 और 3. मेक श्योर दैट यू मस्ट हैव द स्क्वायर ब्रैकेट्स. अगर यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट मिस कर दी मैंने तो फिर से एरर आएगा, इट इज नॉट अलाउड. आई कैन नॉट राइट लाइक दिस. ठीक है, so we cannot write like this. It has to be a list if there is multiple rows. Clear है? Clear है ये? ठीक है, write in the comments. साथ साथ लिखते रहो कि yes मैम समझ आ रहा है. So this is how we write this. So ये तो हो गया deleting the row. Now comes if you have to delete a column. So row delete करने के लिए तो सिर्फ drop होता है. अब बारी जब आती है to delete a column from a data frame. So to delete a column from a data frame, what should we do? So we have three options. एक तो drop है हमारे पास. We can use df.drop, जिसके अंदर आप यहाँ पर column label दोगे जो आपको delete करना है. So give the column label, and after that you are going to write axis is equal to 1. So it is very important that we write axis is equal to 1, क्योंकि अगर एक्सेस 0 हुआ तो वो रो से डिलीट करने के लिए देखता है, बट यू वांट टू डिलीट इट फ्रॉम द कॉलम. सो इट हैज़ टू बी एक्सेस इज इक्वल टू 1. बाकी इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू का रोल वही है जो पहले था. देयर इज नो डिफरेंस, इट विल बिहेव द सेम वे, राइट. अब मैं आपको ये करके दिखाती हूँ. इसके अलावा आपके पास एक फंक्शन है पॉप. ठीक है, पॉप के साथ हमारे पास एक और कमांड है विच इज डेल. तो ये दोनों भी कॉलम्स डिलीट करने के लिए यूज होते हैं, पर इससे आप रो डिलीट नहीं कर सकते. सो पॉप क्या करता है? पॉप में हम कॉलम लेबल देते हैं एंड इट विल रिटर्न. सो ये क्या करता है? इट रिटर्न्स द रिमेनिंग डेटा फ्रेम. इट रिटर्न्स द रिमेनिंग डेटा फ्रेम आफ्टर डिलीशन. तो जो बच गया डिलीशन के बाद, ठीक है, ये उसको रिटर्न करता है. सो इट रिटर्न्स दैट. Whereas ये क्या करता है? It returns the deleted column. तो जो कॉलम डिलीट हुआ है ये उसको रिटर्न करता है. और डेल कुछ भी रिटर्न नहीं करता, वो कीवर्ड है, वहां पे आप df के साथ कॉलम का नाम दे सकते हो एंड दैट विल बी डिलीटेड. सो लेट्स ट्राई दिस आउट. तीनों से हम डिलीट करके देखेंगे. सो वी वांट टू डिलीट द कॉलम कॉस्ट, लेट्स से. ठीक है, ऑल्दो इट डजंट मेक एनी सेंस टू डिलीट दैट कॉलम, बट चलो फिर भी करके देखते हैं. सो आपको कॉलम कॉस्ट को डिलीट करना है. तो आप अगर तो सिर्फ कॉस्ट दे देते हो, यहाँ पे साथ में मैंने इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू भी दे दिया, तो अभी तो एरर आ जाएगा क्योंकि कॉस्ट इज नॉट अ रो. सो कॉस्ट रो नहीं है, वो कह रहा है की एरर, इट इज नॉट फाउंड इन द एक्सेस. सो अगर एक्सेस में वो नहीं मिला तो हमें क्या चाहिए? एक्सेस 1, क्योंकि वो एक्सेस 1 में है, वो एक्सेस 0 में नहीं है. तो एक्सेस इज इक्वल टू 1 करने से आपका कॉस्ट कॉलम डिलीट हो गया है. आपके पास बचा है प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी एंड अमाउंट. सो दैट्स हाउ ड्रॉप वर्क्स. तो जैसे रो के डिलीट करते हैं वैसे ही कॉलम को कर सकते हैं, बट एक्सेस को हमें 1 करना पड़ता है क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक्सेस 0 होती है. तो एक्सेस 1 का मतलब है वी वांट टू डिलीट अ कॉलम. ठीक है, एक ऑप्शन ये हो गई आपके पास. अब दूसरी ऑप्शन क्या है? दूसरी ऑप्शन है पॉप. We can write df.pop. पॉप के केस में आपको इसमें से कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली पहले से डिफाइंड है कि पॉप कॉलम ही डिलीट करेगा एंड वो हमेशा डेटा फ्रेम के अंदर चेंजेस करता ही है, इसलिए आपको इन प्लेस लिखने की ज़रूरत भी नहीं है. सो इफ़ यू लुक एट दिस, आई एम गेटिंग द सेम आंसर. मेरे पास अभी भी कॉस्ट कॉलम डिलीट हो गया है. अगर आप बाई चांस इसको प्रिंट कराओगे, ये जो है, इफ़ यू प्रिंट दिस, सो इट वुड बी प्रिंटिंग द कॉस्ट कॉलम ओनली, क्योंकि जो डिलीट हुआ है ये उसको रिटर्न करता है. तो अगर मैंने बाय चांस इसको प्रिंट करा के देखा तो ये क्या प्रिंट करेगा? कॉस्ट की वैल्यू बीच में, ये देख रहे हो, सिर्फ कॉस्ट आई है. सो पॉप रिटर्न्स द डिलीटेड कॉलम. सो पॉप जो है वो आपका डिलीटेड कॉलम को वापस भी देता है कि आपको उससे कुछ और करना है तो आप कर सकते हो. थर्ड ऑप्शन टू डिलीट दिस कॉलम इज df
So you can write del. So del is the keyword. आप कॉलम को रेफर कर सकते हो, ठीक है, बट हम कॉलम को डॉट के साथ रेफर यहाँ पर नहीं कर सकते. सो अगर आप ऐसा करोगे तो वो एरर दे रहा है, दैट इज एट्रीब्यूट एरर cost. So you have to give the attribute in square bracket and double quotes. Now if I run this, it will be deleted. So it is gone. आप एक से ज़्यादा कॉलम्स भी डिलीट कर सकते हो. अगेन उसके लिए आप जब लिखेंगे तो इफ़ यू आर राइटिंग लाइक दिस तो क्या होगा, एरर आएगा. लेकिन आप यहाँ पर एक बार और स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि आप बता रहे हो कि यू वांट टू डिलीट अ लिस्ट ऑफ कॉलम्स. सो अच्छा, इसमें हम ऐसे नहीं दे सकते, ये थोड़ा सा और चेंज है आपका. इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक ही कॉलम आप डिलीट कर पाओगे. सो यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन है, डेल स्लाइसिंग को नहीं ले रहा है. सो डेल विल ऑक्यूपाई ओनली वन कॉलम. तो आप एट अ टाइम सिर्फ एक ही कॉलम डिलीट कर सकते हो डेल से. फिर वो आपकी मर्जी है जो भी कॉलम आप डिलीट करना चाहते हो. सो दैट इज योर डेल. ठीक है, सो ड्रॉप हो गया, पॉप हो गया, डेल हो गया. सो 3 तरीके हैं आपके कॉलम को डिलीट करने के. सो एडिशन हो गई, डिलीशन हो गई. अब आती है बारी रीनेम की. अगर मुझे अपने किसी भी रो या कॉलम का नाम चेंज करना है, तो अगर सबका चेंज करना होता है फिर तो बहुत सिंपल चीज़ है कि आप लिखते हो df.index is equal to and then give all the new row labels. तो उससे सबके इंडेक्स चेंज हो जाते हैं. अगर आपको कॉलम्स के चेंज करने हैं तो आप लिखोगे df.columns और सबके कॉलम्स चेंज हो जाते हैं. ठीक है, सो वी चेंज इट लाइक दिस. सो यहाँ से इंडेक्स चेंज हो गया, यहाँ से कॉलम्स चेंज हो गया. सो वी कैन चेंज इट लाइक दिस. तो सबके सब चेंज हो जाएंगे. पर अगर आप सिर्फ सिलेक्टेड का करना चाहते हो तो यू हैव एन ऑप्शन कॉल्ड रीनेम. तो हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है रीनेम. तो रीनेम फंक्शन के अंदर हमें डिक्शनरी की फॉर्म में बताना पड़ता है. तो इंडेक्स इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एंड हम यहाँ पर क्या करेंगे, वी विल गिव द ओल्ड नेम, पुराना नाम क्या है उसका, फिर कोलन न्यू नेम क्या है. तो जितने भी हैं वो आप बता सकते हो. सिमिलर वे अगर आप कॉलम के इंडेक्स चेंज कर रहे हो तो आप लिख सकते हो कॉलम्स एंड देन यू विल बी राइटिंग ओल्ड नेम कोलन न्यू नेम. सो ये चीज़ आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं. एंड वन मोर एट्रीब्यूट यू हैव टू गिव हेयर, दैट इज इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, ताकि करंट के अंदर ही चेंजेस हो जाएं. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पे सबके ही चेंज करने होते तो मैं इंडेक्स लिख के चेंज कर सकती हूँ. जैसे ये आपके पास 4 हैं, ठीक है, 4 हैं, तो आप क्या करना चाहते हो, यू वांट टू चेंज द इंडेक्स फॉर ऑल ऑफ देम. तो आपने लिख दिया df.index इज इक्वल टू p1 p2 p3 p4. राइट इससे क्या होगा कि अब वो 0 1 2 3 की जगह पर P1 P2 P3 P4 आएगा. तो मैं सबका डायरेक्ट चेंज कर सकती हूँ, पर मुझे सारे कॉलम्स का चेंज नहीं करना. अब मैं यहाँ पे सिर्फ कॉस्ट की जगह पर प्राइस लाना चाहती हूँ. तो आई कैन राइट df.rename और इसके अंदर आप क्या रीनेम कराना चाहते हो, कॉलम्स. डिक्शनरी में हम पहले पुराना नाम देंगे. पुराना नाम क्या है, कॉस्ट. नया नाम क्या है, प्राइस. ठीक है, और उसके बाद आप लिखोगे इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, ताकि उसी के अंदर चेंजेस हो जाए. तो अब अगर हम देखेंगे तो आपके पास ये कॉलम जिसका नाम पहले कॉस्ट था वो चेंज होकर प्राइस हो गया है. समझ आ रही है? ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन चेंज द name of row or columns with the help of direct attribute, or you can call it with the help of rename. So ये तो हो गया rename कैसे काम करता है. अब कुछ और मेथड्स हैं जो आपके डेटा फ्रेम पे काम करते हैं, जो कि आप बहुत पहले सीरीज में भी यूज कर चुके हो, यहाँ पे भी कर सकते हो. जैसे कि है हेड. तो अगर मैं हेड लिख दूं तो क्या होगा, सिर्फ टॉप 5 रोज दिखाएगा. मेरे पास तो यहाँ 5 है ही नहीं, तो सारी की सारी आ जाएंगी. ऑब्वियसली जब 5 ही नहीं है तो जितनी है उतनी आ जाएंगी. लेकिन अगर मैं यहाँ 2 पास करती हूँ तो वो सिर्फ
टॉप 2 रोज दिखाएगा. सो इट इज शोइंग ओनली टॉप 2 रोज. तो हेड का मतलब है टॉप से दिखाना. अगर कोई नंबर पास नहीं होता है तो बाय डिफॉल्ट 5 आती हैं. अगर नंबर पास कर रहे हैं तो जितनी आपने पास करी हैं उनको शो करेगा. सो अगर मैंने df.tail 3 लिखा है सो इट विल बी शोइंग मी 3 ऐसे नीचे से 3. ठीक है, पहले ऊपर से 2 आ रही थी. सो इस तरह से शो करता है. नेगेटिव में आपसे पूछा जाए उसके चांसेस बहुत कम है, पर वो मैंने आपको सीरीज वाले में बताया हुआ है, तो आप उसे एक बार गो थ्रू कर सकते हो. सो यहाँ पर जनरली पॉजिटिव में ही पूछते हैं. तो ये आपका हेड और टेल हो गया, वेरी बेसिक. अच्छा, अब देखो एक चीज. अब आपके पास एक फंक्शन है सम. मैंने लिखा df.sum. df.sum लिखने से क्या होगा, वो आपके सारे कॉलम्स को ऐड कर देगा. सारे PIDs ऐड कर दिए तो 46 आया. स्ट्रिंग्स में जब प्लस लगता है तो वो कंकैटिनेट हो जाती हैं, इसलिए आपकी सारी स्ट्रिंग्स जो हैं वो कंकैटिनेट हो गई और आपके पास आया बुक, पेन, इरेजर, पेंसिल, लाइक दिस. तो वो सारा कंकैटिनेट हो गया. प्राइस आया 325, क्वांटिटी आया 33, अमाउंट आया 2495. सो दिस इज हाउ वी गेट द सम. सिमिलर वे आप मैक्स, मिन कुछ भी यूज कर सकते हो. फाइन. सो आई कैन यूज एनीथिंग. अगर आप काउंट यूज करते हो तो जैसे सीरीज में था कि अगर कोई नैन वैल्यू है तो वो इंक्लूड नहीं होगी, यहाँ पे भी नहीं होगी. सो PID मैक्सिमम 13 है. नेम पेंसिल है. नेम कैसे आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंगली. प्राइस 250 है. क्वांटिटी 12 है. अमाउंट 1750 है. सो बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है, हेडिंग्स दिखाता है कॉलम्स की. सो हेडिंग्स आती हैं कॉलम्स की, लेकिन हाईएस्ट वैल्यू निकाल किस में से रहा है, रोज में से. सो 10, 11, 12, 13 में से हाईएस्ट 13 है. बुक, पेन, इरेजर, पेंसिल में से हाईएस्ट पेंसिल है. इसमें से हाईएस्ट 250 है. सो वी आर गेटिंग इट लाइक दिस. ठीक है. लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको कॉलम्स में से हाईएस्ट निकालना है, कॉलम में से मतलब ऐसे, कोई सेंस नहीं है इस वाले में वैसे, बट अगर आपको ऐसे निकालना है तो P1 में से हाईएस्ट क्या हो जाएगा, 1750. P2 में से हाईएस्ट हो जाएगा 600, लाइक दैट. सो अगर मैं इसको रन करती हूँ तो मेरे पास आंसर कुछ ऐसा आएगा कि जो हेडिंग्स हैं वो हो जाएंगी रोज वाली, और जितने भी कॉलम्स हैं वो उनमें से आपको हाईएस्ट वैल्यू निकाल के दिखा रहा है. सो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, ये आपको ध्यान देना है कि बाय डिफॉल्ट तो एक्सेस 0 होता है. जब हम मेंशन करते हैं एक्सेस 1 तो इसको याद रखने का तरीका ये है कि ये थोड़ा रिवर्स में काम करता है ना. एक्सेस 0 है तो कॉलम की हेडिंग आती है. वैसे एक्सेस 0 का मतलब रो होता है, लेकिन वहां पे हेडिंग कॉलम की आएगी, वैल्यूज रो में से निकाल रहे हैं. सिमिलर वे एक्सेस 1 में हेडिंग रो वाली आएगी, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू आप किस में से निकाल रहे हो, कॉलम्स में से. सो यू आर टेकिंग इट आउट फ्रॉम द कॉलम्स. सो ये आपसे पूछा जा सकता है. दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड. इसमें ध्यान देने वाली चीज क्या है कि हम एक्सेस इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, या हम सिर्फ 1 भी लिख सकते हैं. दैट विल ऑल्सो बी द करेक्ट वे. ठीक है. या आप एक और काम कर सकते हो, एक्सेस इज इक्वल टू कॉलम्स भी लिख सकते हो. तो इससे भी आपके पास सेम ही रिजल्ट आएगा. सिमिलर वे एक्सेस 0 के लिए हम कुछ भी ना लिखें तो भी 0 है, हम 0 लिखें तो भी 0 है, या हम एक्सेस इज इक्वल टू इंडेक्स लिख दें तो भी 0 है. सो केस स्टडी क्वेश्चंस के लिए आपको हर पॉसिबल वे इसका जो है वो पता होना चाहिए, क्योंकि आपको 4-5 ऑप्शन दी जा सकती हैं और उसमें से पूछा जा सकता है कौन कौन सी ठीक है. सो आपको पता होना चाहिए कि किस किस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं. सो ये तो हो गया आपका डिफरेंट मेथड्स विच आर देयर ऑन द डेटा फ्रेम. अब हमारे पास डेटा फ्रेम पे काम करने के लिए और जो बचा है वो क्या है. हमने अभी यूज किया है एट और लॉग फॉर एडिंग अ रो और कॉलम. अब नेक्स्ट वाले में हम करेंगे कि आई लॉग और लॉग कैसे यूज होता है, आई एट और एट कैसे यूज होता है वाइल फेचिंग द डेटा. सो रो और कॉलम ऐड तो हमने कर लिए, लेकिन अगर आपको डेटा को फेच करना है तो वहां पे इनका क्या रोल है. सो वी विल बी डूइंग फेचिंग डेटा यूजिंग दीज 4 फंक्शंस टुमारो. अलॉन्ग विद दैट हम कल करेंगे CSV फाइल्स. बहुत छोटा सा टॉपिक है ये कि आप CSV फाइल्स में रीड राइट कैसे करते हैं.